एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी एकेडमिक क्लासेस के ऊपर। और आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 9 साइंस क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे उपस्थित हो जाएं जल्दी से जल्दी। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप सभी को एक चीज और बता देते हैं हम लोग कि अभी हम लोग जो चैप्टर्स चला रहे हैं वन शॉट सीरीज चल रही है आपकी, जो कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रहा है हमारे पास में। यहाँ पर अगर आप आपको बात बताएं तो जो हमारे पास में यहाँ पर बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन में कर रहा हूँ आपको। और अदर देन अगर किसी बच्चे को नोट्स की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है, तो वो मैं हमारे चैनल पर ही अपलोड कर देता हूँ। और अभी मैं आपको पीडीएफ या शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट्स के रूप में आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे सामने, और ये जो वर्ड लिखा है ग्रेविटेशन, इसका क्या मतलब है सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और ग्रेविटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी डाउट बना हुआ रहता है कि सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में कोई डिफरेंस भी होता है या नहीं होता है। तो बेटा उसके बारे में भी जानकारी हम लोग करेंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम वर्ड पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, और उसके बारे में क्या कुछ दिया हुआ है चैप्टर में वो समझते हैं। लिखा है लर्न अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। देखिए आपने हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी जो भी फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा आज जुकाम हो रहा है, मौसम खराब चल रहा है इस वजह से, तो आवाज अगर डिस्टर्ब आ रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो देखिए क्या लिखा है, लर्न अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। देखिए आपने पढ़ा है कि किसी भी चीज के मोशन के पीछे कहीं ना कहीं कॉज होता है फोर्स का, यानी कि अगर फोर्स नहीं होगी तो उसके बिना कोई मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, साथ में यहाँ लिखा हुआ है वी हैव लर्न दैट a force is need to change the speed or the direction of the motion of an object। यानी किसी भी चीज की स्पीड को बदलना चाहे या किसी भी चीज की शेप को बदल सकता है, वो फोर्स है। इट हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट। जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी ऊंची हाइट से ऊपर से नीचे फेंक देते हैं तो वो जब नीचे आता है तो धरती पर ही आकर के अटैक करता, मतलब अटैच होता है। लिखा है वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। और हम ये भी जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं। तो द मून गोज अराउंड अर्थ, और हमारा जो मून है वो हमारी धरती का चक्कर लगाता है। तो इन केस दिस केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फोर्स एक्ट जरूर कर रही है इनके ऊपर, तभी ये क्या कर पा रहे बेटा, तभी ये कोई ना कोई अट्रैक्शन के कारण ही इधर घूम रहे हैं। लिखा है सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून, यानी मून पर भी और जो सन के आसपास 8 प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी किसी न किसी फोर्स के कारण ही कर रहे हैं। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these forces the called the gravitational force। अब बेटा यहाँ पर जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने ये सब कुछ जाना, और उन्होंने भी जान करके बताया कि किसी भी चीज को आप ले लीजिए, सभी चीज के अंदर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है आउटर सरफेस पर, यानी इन स्पेस, और या आप अपने अर्थ पर भी ले लीजिए, सबके लिए एक मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम आपको दिया है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्राइब कर देता हूं आपको कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट पे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मीनिंग, यानी नॉर्मली कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप और आपके आसपास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टूल रखा है या बुक रखी है, कुछ भी रखा है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पहली चीज। लेकिन अगर अर्थ के कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं, जैसे अर्थ से उस ऑब्जेक्ट का क्या कंडीशन है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बेटा वो अप्लाई होता है ग्रेविटी। ठीक है, यानी अर्थ जो होती है वो ऑलवेज ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स जो होता है हमारा उससे अट्रैक्ट करती है, और इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन होता है। लिखा है इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन। देखिए आप इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ मोशन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के कि जब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर कोई चीज उसके संपर्क में आती है तो उसके साथ क्या होता है। किसी भी बॉडी के वेट के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेट हो जाता है, और कुछ थोड़ा ज्यादा भी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लिक्विड्स के अंदर भी हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे प्रेशर काम करता है लिक्विड के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास में ग्रेविटेशन। लिखा वी नो दैट द मून गोज अराउंड अर्थ। हम लोग ये जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के क्या होता है बेटा, आसपास चलता है। ठीक है ना, जो मून है वो हमारे अर्थ के आसपास क्या हो रहा है, अर्थ के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा। ठीक है,
तो लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, ठीक है ना, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं तेजी से, तो रीचेज द सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउन, यानी कुछ ऊंचाई पहुंचकर फिर नीचे आ जाती है। तो बेटा इट इज सेड दैट, अब इस सब बात को जानकर के न्यूटन वाज सिटिंग इन द ट्री, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल उनके ऊपर आकर गिरता है। लेकिन ये वाली बात जो है ये सब हमारी बुक्स में आज तक लिखी हुई है, बट एक्चुअली में ऐसा था कि उस समय पर न्यूटन जो थे, जो आइजैक न्यूटन थे, उनके यहाँ उस समय जो बीमारी एक तरीके से फैली हुई थी जिसका नाम था प्लेग, और प्लेग की बीमारी जो है चूहों से फैलती है। तो उनकी यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो वो घर पर ही बैठे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया था किसी चीज को बहुत ही गहराई से, यानी मान लीजिए पेड़ से गिरे हुए फल को ही तो देखा गया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जब वो नीचे गिर रहा है तो क्यों धरती पर ही गिर रहा है, क्यों नहीं वो जाकर के आसमान की ओर उड़ जाता है। लिखा है कि थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, यानी अगर एक धरती हमारी अगर एक सेब को अट्रैक्ट कर रही है, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, क्या वो धरती चांद को नहीं अट्रैक्ट कर रही। लिखा है द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, और क्या दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही केसेस में जो फोर्स लग रही है वो सेम है। लिखा ही कंस्ट्रक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पांसिबल इन बोथ द केस। उन्होंने इस चीज के बारे में जानकारी करके और सारी चीजें जानकर ये सोचा, ये समझा कि यहाँ लग रही जो केसेस है, यानी यहाँ लग रहा है जो फोर्स है वो दोनों कंडीशन में शायद केस सेम ही है। He argued that at each point of its orbit, यानी हमारे ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर the moon falls toward the earth, जो मून है वो हमेशा धरती की ओर ही खिंच रहा है, instead of going off in the straight line, यानी सीधी लाइन में जाते हुए वो सिर्फ हमारे अर्थ की ओर ही खिंच रहा है। So it must be attracted by the earth, तो इसकी वजह से वो अर्थ द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। लिखा but we do not really see the moon falling toward the earth, लेकिन एक्चुअली में क्या हम उसको हकीकत में अपनी तरफ गिरता हुआ देखते नहीं देखते, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा और क्यों नहीं, इसके बारे में जानकारी अब कर लेते। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं और समझते हैं मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 7.11। अब एक एक्टिविटी 7.11 हम लोग समझेंगे और उसके बारे में हम लोग बात करते हुए चलते हैं। लिखा है बेटा एक्टिविटी के अंदर कितने का पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे का टुकड़ा लीजिए, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर बांधिए, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड रिल इट राउंड एज शोन इन फिगर 9.1। देखो यहाँ आपको एक बच्चा दिखाया हुआ है, किस तरीके से ये जो बच्चा है ये पूरा एक धागे को, मतलब एक धागे के अंदर एक पत्थर बांध करके उसे घुमा रहा है। देखिए हम अपनी देसी भाषा में जो ब्रज भाषा जो होती है उसके हम लोग, और नॉर्मली भी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो आप जैसे सभी बच्चों को जानकारी होगी कि हम उसको लंगड़ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, लंगड़ कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना। लिखा है टेक अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, आपको उसके अंदर एक पत्थर बांधना है, होल्ड करना है उसको थोड़ी देर तक उस थ्रेड को और राउंड घुमाना है, ठीक है ना, साथ में जैसे आपको फिगर में दिया हुआ है। अब लिखा है यहाँ पर नोट करिए कि जो मोशन हो रहा है इस स्टोन का वो कैसे हो रहा है। रिलीज कर दीजिए थ्रेड को, तो आप ये देखेंगे कि कोई फोर्स यहाँ अट्रैक्शन पैदा कर रही थी। लिखा है बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, यानी कि जब धागा छोड़ा जाएगा द स्टोन मूव इन सर्कुलर पाथ, उसको छोड़ने से पहले जो धागा था, जो पत्थर था, वो दोनों आपस में एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है बेटा। एक सर्टेन स्पीड थी और द चेंज इज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, जो अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रही थी। लिखा है द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी अब बेटा ये दो वर्ड जो आते हैं आपके सामने, एक तो वर्ड आता है आपके पास में वेलोसिटी और एक वर्ड जो आ रहा है आपके पास में एक्सेलरेशन के नाम से आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है आपके पास, ये दो वर्ड आ रहे हैं आपको, इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा ऐसी स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने मोशन, मैंने अभी चैप्टर की वीडियो डाल दूंगा मैं आपके लिए, मोशन चैप्टर में आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जितनी आपने जैसे पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बेटा। और थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है मोशन की बेटा, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब अगर हम बात करें कि एक्सीलरेशन क्या है, तो बेटा कंटिन्यू किसी स्पीड का, कंटिन्यू किसी वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सीलरेशन कहलाया जाता है।
यानी पर्टिकुलर टाइम में, जब गिवन टाइम में आपकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है तो आप कर रहे हैं एक्सीलरेशन। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आप कर रहे हैं डी एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं आप? डी एक्सीलरेशन। लेकिन वेलोसिटी क्या है? तो याद से सुनिए, ध्यान से समझिए कि वेलोसिटी बेटा जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिनके अंदर बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसे वेलोसिटी मतलब उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो वेलोसिटी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है बेटा, अब लिखा है कि द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग, यानी ऐसी फोर्स जो इसको मूवमेंट में लाए रखी और जो इसको लगातार इसके एक्सेलरेशन को बढ़ा रही है। लिखा है अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और अंदर की ओर भी क्या कर रही है? इसको खींच रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को बेटा क्या बोला जाता है? इस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स ऑल्सो। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, यानी अगर ये फोर्स मान लीजिए नहीं होती है तो द स्टोन फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा कि स्टोन एक सीधी लाइन में निकल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये आपने अपनी क्लास में अभी तो नहीं पढ़ा है, बट आप क्लास 10th में जाते हैं तब आपको मालूम होता है कि टेंजेंट क्या है। तो मैं आपको एक ओरल भी दे देता हूँ टेंजेंट वर्ड का। बेटा टेंजेंट का मतलब सर्कल की सरकमफेरेंस को जब टच करती हुई कोई एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट से निकलती हो, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। देखिए अगर आपको बता देता हूं मैं, यहाँ देखिए गौर करें तो देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला सिर्फ इस पॉइंट पर ही बी पॉइंट टच कर रहा है सर्कल का, और सीधी सीधी लाइन सीधी निकल के जा रही है। तो उसका मतलब सर ये क्या है? ये टेंजेंट है। तो लिखा हुआ है जब हम ऐसे ही बेटा, अगर सन अपनी ग्रेविटी छोड़ दे, क्या हो जाए कि सन अगर अपनी ग्रेविटी को छोड़ देता है तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, सन अपनी ग्रेविटी छोड़ते ही जितने भी हमारे आसपास के प्लैनेट्स है सारे अलोंग दी टेंजेंट स्पेस में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करते रहेंगे। ठीक है बेटा, लिखा है दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, और यही स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। आपको मैंने थोड़ा सा ऊपर और चीजें क्लियर नहीं करी। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगती है और एक सेंट्रीफ्यूगल भी होती है बेटा। कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंटर से बाहर की ओर लगती है। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा, सेंटर से बाहर लगने वाला फोर्स सेंटर सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर की ओर अंदर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल। ठीक बेटा, चलिए तो अब अगला आगे आप अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। लिखा है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल। अब बेटा जो आप थोड़ा बहुत आपके माइंड में चला गया होगा, चीजें आप समझ ही गए होंगे कि जो अंदर की ओर लगता है ना, यानी कि सेंटर की ओर जो सीक करती है फोर्स, वो होती है सेंट्रीपिटल, और जो सेंटर से बाहर लगे वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, यानी धरती के अट्रैक्शन से। अब एक चीज और बेटा, ऑलवेज याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी फोर्स लगेगी, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाएगा तो ऑलवेज सेंटर टू सेंटर लगाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सेल का न्यूक्लियस उसका सेंटर होता है, ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, वहीं से उसकी फोर्स लगती है। यानी आप एक चीज समझिएगा, जैसे अर्थ है तो अर्थ ये नहीं कि आपकी बॉडी का एक हाथ खींच रही है या पैर खींच रही है, या आपकी बॉडी से कोई और ऑब्जेक्ट खींच रही है, आपकी बॉडी कोई और ऑर्गन खींच रही है, नहीं। अर्थ ऑलवेज आपके सेंटर ऑफ मास को खींचती है, इसीलिए आप बैलेंस तरीके से खड़े रहते हैं धरती पर। ठीक बात, आगे चलते हैं। लिखा बेटा देयर वाज नो सच फोर्स, अगर ऐसी कोई फोर्स न हो द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो बेटा मून जो है वो सीधा निकल जाएगा एक स्ट्रेट मोशन करता हुआ। देखा कि सीन दैट, ये देखा गया है कि एक जब गिरते हुए एप्पल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है टू द अर्थ, वो हमें क्या करता है? धरती की तरफ अट्रैक्ट करता है। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ आल्सो? क्या बेटा साथ के साथ एप्पल ने भी अर्थ को खींचा? लिखा है सो, अगर ऐसा होता है देन वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल बाय। तो अब ये क्वेश्चन अराइव होता है कि सोचने वाली बात है कि जब हमारी अर्थ जो है वो किसी चीज को खींच रही है तो वो चीज तो उसकी तरफ गिरती हुई दिखती है, लेकिन क्या वो दूसरी चीज जिसको अर्थ ने खींचा है, क्या वो भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी नीचे? क्या वो धरती को नहीं खींच रही? तो बेटा इसके हिसाब से यहाँ बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी मोशन के तीसरे लॉ की अगर हम बात करें, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, एप्पल अट्रैक्ट करता है अर्थ को, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन बेटा सेकंड लॉ के हिसाब से फॉर अ गिवन फोर्स, एक गिवन फोर्स को लेकर के एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा एक्सीलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के।
ठीक है। अब अगर हम इसको लिखकर देखें तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मेरा सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो लिखा है फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बेटा होता है हमारा ए, ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये अगर बेटा मास बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मास बढ़ता है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डाउन यानी घट जाएगा, और एक्सीलरेशन बढ़ता है तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये दोनों ही ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। अब लिखा बेटा कि दैट सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल, इसीलिए हम जानते हैं कि कम मास होने के कारण हमें वो जो एप्पल है वो नीचे की ओर आता हुआ नहीं दिखने वाला। लिखा एक्सटेंडेड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून, यही सेम आर्गुमेंट हमारा यहाँ लगता है कि क्यों नहीं अर्थ मून की तरफ जाता है। तो बेटा मून एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसका मास कम है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो खिंचता हुआ दिखता है धरती की तरफ, ना कि धरती वहां खिंचती हुई दिखती है। लिखा है हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है सभी सन का चक्कर लगाते हैं बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे, इसी तरीके से जैसे आपने पीछे पढ़ाया। लिखा है यू कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, कहीं ना कहीं कोई फोर्स इन प्लैनेट्स के सन और प्लैनेट्स के बीच में लगती है। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड, और न्यूटन ने बेटा सभी बातों को समझ करके पढ़ करके और इसका एक कंक्लूजन निकाला कि इस पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स लगती है वो कोई दूसरी फोर्स और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो फोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे ब्रह्मांड के अंदर कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट कराने में हमें मदद करती है। और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो आपको अभी ओरली बता रहा हूँ, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होती है उसकी एक प्रॉपरली वैल्यू। ठीक है, और अब हमारे पास में अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोग एक अपनी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया है, सारे टॉपिक्स क्लियर आउट हो गए होंगे आप सभी को, और जो चीज हमने पढ़ी है बेटा वो उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हम लोगों ने ओनली अभी ये पेज कवर किया है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग से, जो इसके जस्ट बाद आने वाला है। और तब तक के लिए आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोई सॉल्यूशन आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।